अगर हमें किसी की हाइट मेजर करना है तो हम उसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर या फिर फीट या फिर इंचेस में मेजर करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें किसी का वेट मेजर करना हुआ तो हम उसे ग्राम, किलोग्राम या फिर पाउंड्स में मेजर करते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जो टर्म या फिर मेजरिंग यूनिट, उसे हम जीडीपी कहते हैं या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाए। अब जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हाइट एंड वेट का, इस हाइट एंड वेट का आप यूज़ करके आप एक बॉडी मास इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। उस बॉडी मास इंडेक्स के प्रिपरेशन के बाद आप बोलते हैं कि अगर इसके ऊपर हमारा बॉडी मास इंडेक्स है तो हम ओवरवेट नहीं हैं या फिर ओवरवेट हैं, या फिर हम अंडर वेट हैं, या फिर हम एक रेंज में हैं जो कि एक गुड रेंज है ऑफ हाइट एंड वेट कॉम्बिनेशन। अब इस बॉडी मास इंडेक्स के बेसिस पे हम डिफरेंट डाइट भी डिसाइड करते हैं कि एक पर्सन अगर 65 केजीज़ का है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, अगर 50 केजीज़ का है तो उसकी डाइट क्या होनी चाहिए। तो पर्सनली पर्टिकुलरली आपको एक बीएमआई जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है, वो एक हेल्प करता है एज ए इंडिकेटर की तरह कि क्या कमी है, क्या सुधारा जा सकता है, क्या वो बढ़िया है। इन सारी चीज़ों को लेकर के बॉडी मास इंडेक्स हेल्प करता है आपकी। ठीक उसी तरीके से आपकी जीडीपी भी हेल्प करती है आपको इन सारी चीज़ों में, इकोनॉमिक टर्म्स में, कि क्या आपकी जीडीपी बढ़ी है, क्या आपकी जीडीपी लैग कर रही है, कहाँ कौन कौन से सेक्टर्स में कमी रह गई है, कैसे आप जो है अपनी जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, जीडीपी एंड जीएनपी में क्या रिलेशन है। ये सारी चीज़ें जो है ये आपका जीडीपी बताता है। और इसके बारे में हम लोग और जानें इससे पहले हमें ये जानना होगा कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो जीडीपी जीएनपी का कॉन्सेप्ट है ये एक बड़े कॉन्सेप्ट के अंडर में आता है, ये आता है नेशनल इनकम के अंडर में। अब नेशनल इनकम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं जीडीपी और जीएनपी, इनके बीच का रिलेशन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। तो डोमेस्टिक से हम नेशनल की तरफ किस तरीके से जाते हैं वो हमें देखना है। नेशनल इनकम एज अ कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे जहाँ पे हम उसके अंडर में ग्रॉस एंड नेट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर डोमेस्टिक वर्सेस नेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट पे हम कौन सी जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, वो हम देखेंगे। करंट प्राइसेस वर्सेस कांस्टेंट प्राइसेस, इसमें आपके एक बेस ईयर इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है। फिर हम देखेंगे डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी। डिफ्लेशन ऑफ जीडीपी का मतलब हो गया है कि जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, क्यों किया जाता है, जो कि एक इन्फ्लेशन मेजरमेंट यूनिट की तरह काम करता है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, यहाँ पे जो आप बेस ईयर क्रिएट कर रहे हैं फैक्टर कांस्टेंट प्राइसेस में, वो बेस ईयर आप चूज़ कैसे करते हैं, उसकी क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हम नेशनल इनकम को देखेंगे कि फाइनली इन सारी चीज़ों को जब हम जान लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि आखिर हमारी नेशनल इनकम है क्या, वो कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के तीन मेथड हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड। पूरे देश में फैक्टर इनकम कितनी हुई है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर कितना हुआ है नेशन में, एक डोमेस्टिक टेरिटरी में, उसके ऊपर हम कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना होगा रिवीजन इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि कुछ चेंजेस लाए गए थे 2015 में इस जीडीपी कैलकुलेशन के मेथडोलॉजी में, और फिर उसमें क्या क्या चेंजेस आए वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे। फिर हम दो क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे जो कि बहुत इजी क्लासिफिकेशन। एक क्लासिफिकेशन होता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, कि वो एग्रीकल्चर में सेक्शन में है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर में है या फिर सर्विस सेक्टर में है। एक आपका क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी या फिर क्वार्टरनरी बेसिस पे होता है। ठीक है। इन सारी बातों के साथ अब हम अपने फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जो कि है जीडीपी एंड जीएनपी का टॉपिक। अब हमें जानना है पहले तो जीडीपी है क्या। अब जीडीपी क्या होती है, वो एक मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकलती है पहले तो हम ये जानते हैं। इसका एक और सेंस होता है, जीडीपी जो होती है वो आपके देश में जितने भी प्रोडक्ट्स यानी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हैं मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस, अगर उन सबका आप समेशन करेंगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके कंट्री में एक प्रोडक्ट ए है, उसका क्वांटिटी कुछ प्रोड्यूस हुई, फिर प्राइस प्रोड्यूस हुई, आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे आपको कुछ वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी। फिर ठीक बी प्रोडक्ट के लिए भी आप कुछ क्वांटिटी प्रोड्यूस की होगी आपने, फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्राइस से, फिर आपको एक
यहाँ पे जो प्राइस मिल जाएगी वो यहाँ पे रहेगी मॉनेटरी वैल्यू, यहाँ पे फिर आपके सी प्रोडक्ट है। इस तरह आपके देश में जितनी भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी कितनी क्वांटिटी है, उनकी कितनी प्राइस है, उन सारी चीज़ों को आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एक मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी। और उन सारी मॉनेटरी वैल्यू को अगर आप समेशन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो वो आप एक फाइनल मॉनेटरी वैल्यू देगा जो आपकी जीडीपी बनाता है देश की। ठीक है, अब हमने मॉनेटरी वैल्यू को क्यों चेंज किया, ये भी हम इसी साथ में देख लेते हैं कि हमने क्यों क्वांटिटी को चूज़ नहीं किया। हम ये भी तो कह सकते थे कि क्वांटिटी कितना देश में प्रोड्यूस हुई है उसके बेसिस हम बता सकते थे जीडीपी। बट इशू क्या है क्वांटिटी के साथ कि क्वांटिटी जो है आप मेजर किसकी कर सकते हैं, आप किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी प्रोड्यूस हुई। फॉर एग्जांपल आप 100 कार बनाए, बट अगर आप वहीं पे कोई सर्विस है, ठीक है, उस सर्विस की क्वांटिटी आप मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल सर्विसेज, आप क्या बताएंगे कि कितना एजुकेशन आपने क्रिएट किया, ये एक पैरामीटर नहीं हो पाएगा दोनों चीज़ों को, यानी गुड्स एंड सर्विसेज को साथ में एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे कंसीडर करने का। उसके लिए मॉनेटरी वैल्यू लगती है। अब यहीं पे जैसे मैंने कार कहा, अपने 100 कार थी, 100 कार की प्राइस कुछ थी, उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपको यहाँ पे मॉनेटरी वैल्यू मिल गई, मान लीजिए 1000 मिल गई। अब यहाँ पे जैसे कि हम एजुकेशनल सर्विसेज की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे टोटल एजुकेशनल सर्विसेज जितनी हैं, जितना भी खर्चा इसमें आया है, उसको अगर हम ज्वाइन कर लें, जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है इस सेक्टर में, उसको अगर हम ज्वाइन कर लें, तो इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर दें तो हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, जो कि हमारी जीडीपी की वैल्यू दे रहा। तो आप एक मॉनेटरी वैल्यू को दूसरी मॉनेटरी वैल्यू के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, बट आप क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसकी मेजरिंग यूनिट डिफरेंट है। आप लीटर को किसी न्यूमेरिक वैल्यू के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ये एक लिक्विड को मेजर करने की यूनिट है, ठीक है, वॉल्यूम मेजर करता है। बट नंबर क्या है कि ये डिफरेंट नंबर ऑफ, जैसे यहाँ पे 4 प्रोडक्ट हैं, तो आप इसको लीटर के साथ ज्वाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम एक मॉनेटरी वैल्यू कॉमन बेस वैल्यू बनाते हैं, जिसकी वजह से हम जीडीपी डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, अब ये मॉनेटरी वैल्यू जो है वो किसकी होगी, ये होगी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होंगे आपके देश में वो। अब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो फाइनल कंजम्पशन के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, ठीक है, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होने चाहिए, पहली बात। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड को काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। डबल काउंटिंग किस तरीके से हो जाएगी, फॉर एग्जांपल आपने आयरन ओर लिया, आयरन ओर, इसको आपने स्टील में कन्वर्ट किया, ठीक है, स्टील है, अब ये आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर आप कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट तो आपकी कार है। अब कार की जब आप प्राइस लेंगे, अगर कार आपकी 1000 रुपये की है तो इसमें जो स्टील लगा हुआ है 500 रुपीज़ का, वो ऑलरेडी एडेड है। अब अगर आप फाइनली जा कर के 1000 रुपये भी ज्वाइन कर रहे हो, फिर स्टील को भी ज्वाइन कर रहे हो, तो ये वैल्यू 1500 हो जाएगी। बट ऑलरेडी 1000 में आपकी 500 रुपये तो जुड़े ही हुए थे, क्योंकि हर एक वैल्यू ऐड होते हुए आई होगी यहाँ फाइनल वैल्यू। इसमें जो भी चीज़ें लगी होंगी, जितने फैक्टर इनकम, जितने लोग काम किए होंगे, जितने लोगों को सैलरी दी गई होगी, जो टैक्सेस दिए गए होंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ ऐड होकर के आई हैं। अब अगर आप किसी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको सही वैल्यू नहीं देगा, आप ओवर एस्टिमेटेड आपकी जीडीपी बताएगा, इसीलिए डबल काउंटिंग हो जाएगी। एक बार स्टील तो आपके जो कार में वैल्यू ऐड किया था वो कैलकुलेट आप कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टील को आप अलग से इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डबल काउंटिंग, इसलिए इसको नहीं किया जाता है। इसीलिए केवल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं उसको कंसीडर किया जाता है। अब अगर हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो इनको कहा जाता है कि जो आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो चुकी हैं, ठीक है, कार बन करके आ गई है, अब आप उसको यूज़ कर रहे हैं, अब वो फर्दर प्रोडक्शन में नहीं है, अब वो फैक्ट्री में नहीं रह गई है, अब वो बाहर आ गई है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग आसान सा, मिल्क, ठीक है। अब मिल्क को अगर हम देखें, अगर कोई कैफ़े में गया है, ठीक है, और वहीं हाउस में गया है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या रहेगा। अगर घर में आप जैसे ही आप मिल्क का यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए फाइनल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसको आप प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, प्रोसेस इन द सेंस नहीं कर रहे हैं, उसमें कोई और वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। कैसे इस चीज़ को समझते हैं, आप कैफ़े में गए, कैफ़े में आपके पास कैफ़े था, आप मिल्क खरीद कर लेके आए, आपने बनाना खरीदा, आपने बनाना शेक बनाया, ठीक है। अब जब आपने बनाना शेक बनाया तो ये जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया, इसको अब आप बेचेंगे, ठीक है। जब आप इसको बेचेंगे तो इस 50 रुपये में वैल्यू एडेड रहेगी मिल्क की और बनाना की, और आपने जो अपनी मेहनत की है उसमें आप थोड़ा सा प्रॉफिट लेंगे। तो 3 चीज़ें यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, उसके लिए ये हो जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके लिए आप अलग से, इसके लिए फिर जैसे कि हम बात कर रहे थे कार के केस में, आप अलग से फिर से मिल्क का पैसा नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट ये है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको कोई खरीदेगा, परचेज करेगा, ये एक कैफ़े है, इकोनॉमिक यूनिट है। लेकिन आपका जो हाउस होल्ड है वहाँ पे आप लेकर के आए, आपने इसे पर्सनली कंज्यूम किया, उसमें आपने बनाना शेक बनाया, बट उसको एडिशनल आपके लिए इसके लिए आपने इसको बेचा नहीं, आपको इसको पैसे नहीं मिले इसके लिए आपको, ठीक है। आपने वैल्यू ऐड किया, आपने वैल्यू क्या ऐड किया, आपने बनाना विथ मिल्क
मिक्स करके आपने बनाना शेक बनाया, वैल्यू एडिशन हुआ है, बट इसकी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, ये आउट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया था इस स्टेज के बाद ही। इसको कोई खरीदेगा नहीं, ये आप खुद कंज्यूम करेंगे, इसलिए ये फाइनल नहीं रहेगा। फाइनल यहाँ पे कैलकुलेट होगा फाइनल प्रोडक्ट। वहीं मिल्क अगर कैफ़े में जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट जो फाइनली बनाना शेक यहाँ प्रिपेयर्ड हुआ है वो होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है कि वैल्यू तो ऐड हुआ है प्लस अर्निंग हुई है, मतलब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसको सेल किया गया है, ठीक है। यहाँ पे केवल वैल्यू एडिशन हुआ है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, केवल ये मत समझिएगा कि केवल वैल्यू एडिशन होता है, ठीक है। उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन रहना चाहिए और अर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा किसी क्वेश्चन में। बट अगर सिंपल क्वेश्चन है कि फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ वो ठीक है, ठीक है। अब ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट है। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट होने का मतलब क्या होता है कि अगर हमारा इंडिया है, ठीक है, हमारा इंडिया जो है अगर ये है तो इस इंडिया में ये हमारी टेरिटरी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जो भी फैक्ट्री प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी फर्म्स हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन यानी फाइनल वैल्यू गुड्स की जो आएगी, मॉनेटरी वैल्यू, उसे हम कहेंगे जीडीपी, ठीक है। उसके लिए एक टेरिटरी होना ज़रूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब ही एक टेरिटरी है, ठीक है। अब इस टेरिटरी में क्या क्या चीज़, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है वो हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे। बट उससे पहले जीडीपी कैलकुलेट करते समय एक टाइम फ्रेम भी होना चाहिए। यूजुअली हम एक साल का टाइम फ्रेम लेते हैं कि पिछले साल कितनी जीडीपी थी, इस साल कितनी जीडीपी हो सकती है। तो हम बोलते हैं कि इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7.5% की ग्रोथ होगी। जब हम 7.5% की ग्रोथ बोलते हैं, इसका मतलब होता है कि अगर हमने 100 गुड्स पिछली बार प्रिपेयर किए, 100 गुड्स एंड सर्विसेज मान लेते हैं, तो इस साल हम 107.5 गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे। इसी को बोलते हैं 7.5% की ग्रोथ होगी या फिर हो रही है, या एक्सपेक्टेशन है। जो IMF का भी, वर्ल्ड बैंक का भी एस्टिमेट्स आते हैं वो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर रहते हैं कि आपके जो देश में पिछली बार गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे उसके कंपैरिजन में इस साल कितने बीच रहेंगे। इसी बेसिस से बजट भी बनता है, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं ये किन किन लोगों को इंक्लूड करता है। इसमें सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन होते हैं, बट रेस्ट्रिक्शन क्या है कि उनको टेरिटरी पे होना चाहिए। ये आपकी इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी लोग हैं, अब चाहे वो आपके सिटीजन हैं या फिर फॉरेनर्स हैं, वो सब लोग इसमें इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे एक टर्म का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि सिटीजन। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई पर्सन है जो नॉर्मली रिसाइड कर रहा है आपकी कंट्री में, ठीक है। नॉर्मली रिसाइड करने का मतलब होता है ग्रेटर देन 182 डेज है, ठीक है। वो अगर वो 182 दिन के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो वो कहा जाता है नॉर्मल रेसिडेंट। बट यही केवल एक क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट रहना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसी वजह से क्या होता है कि अगर कोई फॉरेनर है, ठीक है, अब वो इंडिया में है, अब वो हो सकता है कि 182 डेज़ के लिए नहीं रहा, बट उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे था, तो उसने जो भी वैल्यू एडिशन किया या उसने जो गुड्स एंड सर्विसेज में प्रोडक्शन में अपना जो भी रोल प्ले किया वो ज़रूर कंसीडर हो जाएगा यहाँ पे जीडीपी में, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि नॉर्मल रेसिडेंट में केवल सिटीजन्स नहीं आते हैं। और यहाँ पे याद रखने के लिए आप आसानी से इसलिए याद रख सकते हैं इस चीज़ को कि आप 182 डेज का कॉन्सेप्ट हटाइए, सिर्फ ये याद रखिए इसमें सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन इन्वॉल्व रहेंगे। कंडीशन क्या है कि टेरिटरी पे होने चाहिए आपके सब, जो आपकी बाउंड्री है इंडिया की जो बाउंड्री है वो, प्लस आपके अगर कोई बाहर बिजनेस चल रहा है या फिर इंडियन एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स जो हैं वो भी आपकी टेरिटरी में कंसीडर की जाती हैं। यहाँ पे अभी हम लगे हाथ देख लेते हैं उन सारी चीज़ों को। टेरिटरी में क्या क्या आएगा, पॉलिटिकल बाउंड्री, ठीक है, जो इंडिया है, इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो भी इंक्लूडेड है, प्लस एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। अगर आपने एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट बना के रखा है, हम मान लेते हैं सोमालिया में, ठीक है, आपने ईरान में बना करके रखा है, आपने पोर्ट ले लिया है, वो पोर्ट अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपके जो नेशनल्स हैं वो ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपकी टेरिटरी कंसीडर की जाएगी। तो वहाँ पे जो जीडीपी आ रहा है वो आपके यहाँ पे माना जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, इनकम अर्न इन इंटरनेशनल टेरिटरी बाय शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ऑयल रिग्स एटसेट्रा ओन्ड बाय नेशनल ऑफ द कंट्री। अभी जो मैंने आपको बताया था, अगर पोर्ट वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने बोला था अगर आपके देश के कंट्री के नेशनल्स हैं तो कंट्री के नेशनल होने चाहिए, बट ये जो पोर्ट है ये इंटरनेशनल टेरिटरी होनी चाहिए, मतलब ये किसी भी देश का नहीं होना चाहिए। अभी मैंने बोल दिया था ईरान का, बट वो ईरान का भी नहीं होना चाहिए, वो इंटरनेशनल होना चाहिए। इस पर किसी का हक नहीं होना चाहिए, ना ईरान का हो, ना इंडिया का हो, या किसी का हो। फॉर एग्जाम्पल
आपके जो टेरिटोरियल लिमिट्स हैं, आपके इंडिया है, ये आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है, EEZ है। अब इसके बाद आपका जो ये एरिया है ये टेरिटोरियल वाटर में नहीं आता, ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं। इंटरनेशनल वाटर्स में अगर आपकी एक ऑयल रिग है जहाँ से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी शिप्स यहाँ ट्रैवल कर रही हैं, आपके वेसल्स यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो जो ट्रैवल कर रहे हैं अब वो आपकी जीडीपी में जुड़ जाएंगे तब जब आपके नेशनल उसे ऑपरेट कर रहे होंगे। एक ऑयल रिग है जहाँ से तेल निकाला जा रहा है, क्रूड ऑयल निकल रहा है, अगर वो आपके देश के नेशनल हैं, आपके देश के सिटीजन हैं, वो अगर आप वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपकी वो जीडीपी में जुड़ेगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल टेरिटरी में अगर नेशनल्स काम कर रहे हैं तो जीडीपी में जुड़ेगा। हालांकि अगर नेशनल किसी दूसरे देश में काम कर रहे हैं तो वो आपके जीएनपी में जुड़ेगा। उसकी बात हम अभी देखेंगे, वो ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि टेरिटरी की हमने बात कर ली, एक मॉनेटरी वैल्यू है, ये 5 चीज़ें आप याद रखिएगा। मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए, फाइनल गुड्स होने चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक टाइम पीरियड होना चाहिए, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन होने चाहिए, बट ये सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चलेगा यहाँ पे। और फिर से टेरिटरी में क्या क्या आ रहा है आपका, थोड़ा एक्सपेंशन देखना था हमें। पॉलिटिकल बाउंड्री है, एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, लोकेटेड अब्रॉड हैं। अब ये जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया का एक आर्मी बेस है श्रीलंका में, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो कंट्री तो श्रीलंका की है, बट क्योंकि ये इंडिया का है, डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो ये जो यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपके जीडीपी में काउंट किए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनेशनल टेरिटरी में अगर शिप्स, एयरक्राफ्ट, ऑयल रिग हैं, वो इंटरनेशनल टेरिटरी के यहाँ मतलब हुआ किसी देश के अंडर में नहीं है। अभी हम श्रीलंका की बात कर रहे थे, वो श्रीलंका के अंडर में है, बट वो इंडियन गवर्नमेंट का मिलिट्री बेस है, इसलिए वो जीडीपी में जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ओन्ड बाय नेशनल्स ऑफ द कंट्री, यहाँ पे नेशनल्स का ओन करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जीडीपी में कैलकुलेट या काउंट नहीं होती हैं, वो यहाँ पे कहीं लिखी हुई हैं। जैसा कि हमने बात की, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, केवल फाइनल प्रोडक्ट जो यूज़ करने के लिए रेडी है। ठीक है, अब सेकंड हैंड गुड्स जो हैं वो नहीं होंगे एडिट। क्यों? हो सकता है आपने एक कार खरीदी, आपने किसी और को बेच दी, और जब ये पहली बार कार मैन्युफैक्चर हुई थी, जब आप फर्स्ट टाइम इसको परचेज़ किए होंगे तो ये ऑलरेडी जीडीपी में ऐड हो चुका होगा। अब आप दोबारा बेचेंगे तो कोई नई वैल्यू तो क्रिएट नहीं हुई, कार तो वही है, कोई इसमें स्टील का एडिशन नहीं हुआ या कोई भी चीज़ें नहीं हुई, तो कोई नया प्रोडक्ट नहीं फॉर्म हुआ, तो आप सेकंड हैंड गुड्स जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जीडीपी में। ठीक है, ट्रांसफ़र पेमेंट, लॉटरी, बेटिंग, ये सारी चीज़ें कंसीडर नहीं की जाती क्योंकि यहाँ पे कोई गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ट्रांसफ़र पेमेंट में अगर आपके कोई रिश्तेदार कहीं बाहर काम कर रहे हैं या कोई फैमिली के मेंबर बाहर काम कर रहा है, उन्होंने पैसा भेजा है रेमिटेंस के रूप में, तो वो ऐड नहीं हुआ क्योंकि वो वैल्यू नहीं है। वैल्यू उन्होंने ऐड की उस देश में जीडीपी के, बट उन्होंने पैसा अपना भेज दिया, बट आपको जो पैसा भेजा उसके रिटर्न में आपने कोई उनको सर्विस नहीं दी। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, आपने कुछ नहीं दिया उसको। तो यहाँ पे केवल आपको याद रखना है कि फैक्टर पेमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब लॉटरी जो है, लॉटरी भी ये चांस का गेम है, बेटिंग भी गेम ऑफ चांस, बट ये कंसिडर नहीं होंगे। क्यों? वही गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फ्री गुड्स एंड सर्विसेज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। अगर उनकी यहाँ पे केस था कि यहाँ गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, यहाँ मॉनेटरी वैल्यू तो है, पैसा आ रहा है, बैटिंग में भी पैसा आ रहा है, लॉटरी में पैसा, बट कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ क्योंकि कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्री एंड गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं, प्रोडक्ट तो बना है, ठीक है, अब आपने इसको फ्री में बेच दिया, आपने कहा ठीक है ले जाओ। अब जब आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करके फ्री में भी दे दी तो उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है ही नहीं, आपको कुछ रिटर्न में मिला ही नहीं, कोई वैल्यू क्रिएट हो ही नहीं, ज़ीरो। इस वजह से ये भी नहीं रहेगा। ठीक है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट नॉट कंसीडर्ड, ये कंसीडर नहीं किए जाएंगे। मतलब अगर आपके देश में दूसरे देशों के अगर एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स हैं तो वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। जैसे कि आपके देश के जो आपके जो एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, वो कंसीडर किए जाते हैं आपकी जीडीपी में, तो यहाँ पे जो अदर कंट्रीज़ के हैं वो उनकी जीडीपी में कंसीडर किए जा रहे होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है एम्बेसी कॉन्सुलेट में, वो होता है वीज़ा सोल्ड। ठीक है, कितने वीज़ा सोल्ड हुए। वीज़ा क्या है कि परमिट है किसी भी देश में रहने के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो फीस चार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये पार्ट रहेगा जो कंट्री ऑपरेट कर रही है, तो ये वीज़ा जो जीडीपी में जाएगा वो जाएगा उस कंट्री की जिस कंट्री कॉन्सुलेट है। अब अमेरिका में इंडियन एम्बेसी ने कोई वीज़ा किसी को दिया है तो वो वीज़ा का जो उसने फ़ीस लिया होगा वो हमारे जीडीपी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, सेल ऑफ शेयर्स नॉट कंसीडर्ड।
ठीक है। अब क्यों नहीं कंसीडर होते हैं, पहले तो क्या बात रहती है कि अगर सेकेंडरी मार्केट में है, सेकेंडरी मार्केट में खास तौर से, मतलब खास तौर से नहीं, केवल सेकेंडरी मार्केट में अगर सेल ऑफ शेयर हो रहा है तो सेकेंडरी मार्केट में केवल हैंड एक्सचेंज होता है, मतलब पहले किसी और के पास था शेयर, अब वो किसी और के पास चला गया, ट्रांसफ़र होता है बस, वैल्यू एडिशन कोई नहीं होता। बट अगर यही जो शेयर्स जो हैं पहली बार अगर ये प्राइमरी मार्केट में, ये जो आईपीओ एफपीओ आते हैं ये आपके प्राइमरी मार्केट में आते हैं। प्राइमरी मार्केट में जो होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसमें कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ख़रीदा जा रहा है, इसलिए उसको कंसीडर किया जाएगा। लेकिन सेकंड टाइम वही वाली बात हो जाएगी, सेकंड हैंड वाला केस, ठीक है, इसलिए नहीं किया जाएगा ये। बट आईपीओ एंड एफपीओ आर कंसीडर्ड, ठीक है, ये वही चीज़ है, आईपीओ एफपीओ कंसीडर किया जाएगा क्योंकि फर्स्ट स्टेज में होते हैं प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। अब ये तो हो गई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात। अब हमें बात करनी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात, ठीक है। अब अगर आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट समझ गए हैं तो बाकी सारी चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी। वहाँ से बस एक वही चीज़ थी जो समझाने के लिए इंपॉर्टेंट थी, बाकी सारी चीज़ें उसी से कनेक्टेड हैं, उसी का सब डेरिवेटिव है। कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहला चीज़ है, टर्म है, वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो फिर से सारी चीज़ें वही रहेंगी, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन। यहाँ पे पहले हमने टेरिटरी पढ़ा था, अब यहाँ पे टेरिटरी मैटर रह ही नहीं गया, कहीं पे भी प्रोड्यूस हुआ हो बट वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो, एक टाइम पीरियड भी हो। बट यहाँ रेस्ट्रिक्शन क्या है कि केवल सिटीजन्स या फिर नेशनल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए हों। अब आपके नेशनल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं कहीं पे कुछ भी ओन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो आपके ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में ऐड होगा। यानी आपके नेशनल्स कितना जो है वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ये वो बताता है मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, जीएनपी आपका। अब जीएनपी जीडीपी से किस तरीके से निकलता है, ये होता है नेट फैक्टर इनकम, हम इसमें ऐड करते हैं। अब हमें एक एक चीज़ जाननी होगी, नेट फैक्टर इनकम आखिर है क्या, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। फैक्टर इनकम, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि फैक्टर सर्विसेज देने से मिलती हैं। फैक्टर सर्विसेज क्या हैं आप, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। ये आपको मिलता है जब आप फैक्टर सर्विसेज देते हैं, तो इनके रिटर्न में, हिंदी में कहेंगे इनके एवज में आपको क्या मिलता है। लैंड के में आपको रेंट मिलेगा, लेबर में आपको वेजेस मिलेंगे, कैपिटल में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप में आपको प्रॉफिट मिलेगा। इनके रिटर्न में जो वह पैसा मिलता है इसे फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम मतलब इस देश से जितना भी फैक्टर इनकम बाहर गया हमारे देश में। जब हम जीडीपी की बात कर रहे थे तो जीडीपी में हमारे क्या था कि यहाँ पे इंडियन नेशनल्स भी काम कर रहे हैं और फॉरेनर्स भी काम कर रहे हैं। अब फॉरेनर्स जो फैक्टर इनकम वो पा रहे होंगे, जो सैलरी पा रहे हैं, जो वेजेस पा रहे हैं, जो लैंड रेंट पा रहे हैं, जो इंटरेस्ट पा रहे हैं, वो अपने कंट्री को वो ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि वो रहते कहीं और हैं, ठीक है। हमारे देश से जो पैसा बाहर गया वो गया। अब हमारे जो नेशनल्स हैं वो दूसरी कंट्री में जो काम कर रहे हैं, ये हम जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो नेशनल्स हैं। अब हमें वो देखना है कि हमारे नेशनल कितना कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ भेजेंगे पैसा, आपके देश में कुछ पैसा आएगा, ठीक है। अब जब वो, क्योंकि वो कमा रहे हैं, वो पैसा भेज रहे हैं, वो हालांकि आपके हैं सिटीजन्स बट उनका बिजनेस जो है वो बाहर ऑपरेट हो रहा है। अब उनका बिजनेस जो है बाहर अगर ऑपरेट हो रहा है तो वो जो भेजेंगे आपको पैसा यहाँ पे जो आएगा, ये हो जाएगा आपका इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही आपका नेट फैक्टर इनकम रहेगा। कितना पैसा गया, अगर 1000 रुपये गया, 500 रुपये बाहर से आया हमारे पास, तो हमारे पास नेट फैक्टर इनकम हो जाएगा क्या, -500, क्योंकि हमारे देश से 500 रुपये बाहर चले गए। अब यही क्या होता है कि हम बाहर से 1000 रुपये हमारे पास आए होते, मतलब फैक्टर इनकम से, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से, और यहाँ पे बाहर 500 रुपये गए होते लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप से, तो आपके पास +500 रहता। यानी आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड पॉजिटिव रहता। अगर वो पॉजिटिव रहता तो क्या होता, ये पूरा टर्म अगर पॉजिटिव है, जीडीपी आपकी प्लस में है, तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो जीडीपी से ज़्यादा आता, क्योंकि जीडीपी में ये थोड़ी सी चीज़ और ऐड हो रही है तो जीएनपी जो है ये ज़्यादा हो जाता। बट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नेट फैक्टर इनकम जो है वो नेगेटिव है, मतलब हमारे यहाँ बाहर से पैसा कम आता है और हमारे यहाँ अंदर से पैसा बाहर जाता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत फॉरेन नेशनल्स या फॉरेन फर्म्स जैसे गूगल हो गई, एप्पल हो गई, ये सारी कंपनीज हमारे यहाँ जो हैं ये बाहर पैसा बहुत भेजती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेट फैक्टर इनकम जो है, यानी हमारे देश से जो पैसा जो बाहर जा रहा है वो ज़्यादा होता है।
जिसकी वजह से हमारा जीएनपी जो है वो कम हो जाता है, किससे? जीडीपी से। ये ध्यान रखेंगे कि इंडिया में अभी जीएनपी कम है जीडीपी से, तो बेटर कंडीशन क्या रहेगी कि अगर हमारा जीएनपी जीडीपी से बेटर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों को नोटिस करना है। अगर हम जब यहाँ पे बात कर रहे थे कि बाहर से पैसा आ रहा है 1000 रुपये, या फिर बाहर से मतलब जो हमारे नेशनल्स हैं वो 500 रुपये भेज रहे हैं, अब आपको याद रखना है कि ये भेजने और ये जो पैसा, इसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कहा जाएगा, ये जो ट्रांसफ़र पेमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू फैक्टर पेमेंट जो हो रहा है, ठीक है, कुछ आ रहा है हमारे नेशनल्स के द्वारा, कुछ जा रहा है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि पैसा आए या जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो है वो कमा रहे हैं कि नहीं। हमारे नेशनल अगर यहाँ पे कमा रहे हैं, वो अपने पास रखे हुए हैं पैसा, भले वो पैसे को ना भेजें, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं वो अगर पैसा कमा रहे हैं, भले वो पैसे को ना भेजें, तो भी इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, और ये जो डिफरेंस आएगा यही हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देगा। ठीक है, तो समझने के लिए आप याद रख सकते हैं ट्रांसफ़र को भी, लेकिन ये केस भी याद रख सकते हैं आप कि ज़रूरी नहीं है कि वो पैसा भेजा ही जाए। अगर वो वहाँ पे कमा लिए हैं, यहाँ पे हमारे पास फॉरेनर्स हैं, अगर उन्होंने पैसा कमा भी लिया है, अपने पास भी रखा हुआ है, तो भी चलेगा। ठीक है, अब ये वही वाली बात होगी, फॉरेनर्स इन इंडिया अर्निंग ग्रेटर देन सिटीजन्स आउटसाइड इंडिया, इसीलिए हमारा नेट फैक्टर इनकम जो है वो कम है, और इसी वजह से हमारा जीएनपी जो है वो कम रहता है जीडीपी से, या फिर कहा जाए जीडीपी जो है हमारा जीएनपी से ज़्यादा है। ठीक है, वही सारी चीज़ें लिखी। अब हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना है। ठीक है, उन कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास वो है नेशनल ग्रॉस वर्सेस नेट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ठीक है, ग्रॉस मतलब होता है कोई भी चीज़ कंप्लीट जब है तब उसे हम ग्रॉस कह रहे हैं। तो हम क्यों कह रहे हैं इसको इस तरीके से, जब हमें जानना था, हमें जब अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानना है या हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम दो काम कर रहे थे यहाँ पे। हम काम ये कर रहे थे कि हम कैलकुलेशन में हम कहते हैं एक तरीका हम ये अपनाएंगे कि हमारे देश की जो टेरिटरी है वहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे हम अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को जो है मेजर करेंगे। और दूसरा हमने पैरामीटर जो अपनाया, हमने कहा कि हम दूसरे में ये देखेंगे कि हमारे नेशनल्स जो हैं, जो हमारे देश में भी हैं और जो फॉरेन में भी हैं, सब लोग मिल करके वो कितना कमा रहे हैं उसका हम एक पैरामीटर बनाएंगे। ये हमारी इंडिया की जो टेरिटरी है, टेरिटरी की बेसिस पे है, ये हमारे नेशनल जो हैं लोगों के बेसिस पे। तो दो इम्पोर्टेंट लोग थे हमारे पास, दो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स थे। स्टेट की डेफिनेशन अगर देखा जाए हमारे पॉलिटी के हिसाब से तो क्या होती है, एक पॉलिटिकल बाउंड्री रहनी चाहिए, यानी टेरिटरी रहनी चाहिए आपके पास एक पॉपुलेशन रहनी चाहिए, आपके पास एक सॉवरेन गवर्नमेंट रहनी चाहिए। ठीक है, अब सॉवरेन गवर्नमेंट आपके पास है, ये है, तो यही तीन चीज़ें आपके पास इंपॉर्टेंट है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में हम इन्हीं का यूज़ कर लेते हैं किस तरीके से कि हम टेरिटरी का एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं कि भाई हमारी टेरिटरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, और एक हम बनाते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितना प्रोड्यूस कर रही है। अब जब हम ये दोनों पैरामीटर हमें मिल गया है, तो अब हम ये कहेंगे कि चलो हमें एक आइडिया लग गया है कि हमारी टेरिटरी में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे लोग कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम ये निकालते हैं कि आखिर उनके पास, या फिर अगर हम उन चीज़ों को हटा दें कि जो लॉस हो जा रहे हैं, लॉस इन द सेंस यानी डिप्रिसिएशन हो जा रहा है, इसको समझते हैं कैसे डिप्रिसिएशन हो रहा है। फॉर एग्जांपल, हमने 100 एप्पल्स प्रोड्यूस किए, ठीक है, जब हमने 100 एप्पल्स प्रोड्यूस किए, हमने कहा हमारी जीडीपी जो है 100 है। ठीक है, मान लेते हैं 100 एप्पल्स को हम पूरा कंप्लीट जीडीपी मान रहे हैं। अब क्या होता है कि ये एप्पल जो है एक वीक तक, यानी 1 वीक इनको चलना था, यानी 7 डेज इनको चलना था। अब इसमें क्या हुआ कि फाइनली 90 सेब 7 दिन बाद बचते हैं, 10 सेब जो हैं ख़राब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या इन्फेक्शन हो जाता है, या पेस्ट कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, ख़राब हो गए हमारे 10 सेब, और हमारे पास 90 सेब बचे हैं। हमने जीडीपी क्या बोला कि हमारी जीडीपी है 90, और ये जो 90 जो हमारे पास बचा इसको हम कहेंगे ये हमारा एनडीपी है। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो ख़राब हो गया उसको हम हटा देंगे, जो खर्चा गया। अब यही चीज़ अगर मान लीजिए कोई हमारे पास कार या मशीनरी रहती जिसके ऊपर हम मेंटेनेंस कॉस्ट लगा देते, कोई खर्चा कर देते, तो वो चीज़ हम हटा देंगे, उसको क्यों ऐड करेंगे। फाइनल जो हमारे पास बच रहा है वो हम देखेंगे। ये हमारे लिए जानना इसलिए ज़रूरी है कि भाई अल्टीमेटली बन कितना रहा है। अगर हमें पता चलेगा बन कितना रहा है, तब हम ये बता पाएंगे ना कि उसमें से कितना ख़राब निकल रहा है, फिर उसके बाद फिर हम उसमें और बढ़ा पाएंगे, ताकि हम
अपनी पॉपुलेशन जो है उसको, उसकी जो एस्पिरेशन है वो फिल कर पाए। अगर हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी 100 कार्स, ठीक है, इसको एप्पल से एग्जाम्पल से अच्छा समझेंगे। अगर हमारे देश की रिक्वायरमेंट थी 100 एप्पल, अब जब तक हमारी पॉपुलेशन जो है एप्पल्स को कंज्यूम करती, उसमें 10 एप्पल ख़राब हो गए, तो हमारे पास 90 बचे हैं। अब हमें 10 तो और देने होंगे ना, नहीं तो वो 10 लोग तो भूखे रहेंगे। तो ये जो डिप्रिसिएशन, ये हमें यही सारी चीज़ें बताता है। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा, इससे भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत कंसेप्चुअल है, बट ये मैंने सबसे आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन क्या होता है? सेब खराब हो जा रहा है, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट देगा, आखिर बच कितना रहा है। अब ये डिप्रिसिएशन आपके दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि मान लीजिए आपकी कोई मशीन है, ठीक है, मशीन है, लगातार रन कर रही है, अगले 10 साल तक चल रही है, बट 10 साल तक डायरेक्टली पहुंचेगी नहीं। इसमें आप मेंटेनेंस कराएंगे, आप इसमें ऑयल चेंज, मेंटेनेंस में आ जाएगा, ऑयल चेंज हुआ, इंश्योरेंस में आपने पैसे दिए, ये सारी चीज़ें, ये सब लेकर के आपके इतने सारे खर्चे हुए, ठीक है। एक होता है, एक ये डिप्रेशन हो गया, डिप्रिसिएशन सॉरी, एक ये डिप्रिसिएशन हो गया कि मशीन की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, उसमें मेंटेनेंस लग रहा है। अब यहाँ पे भी तो खर्चा जा रहा है, इस खर्चे को तो आप निकालेंगे ही, क्योंकि ये खर्चा तो आपको वैल्यू ऐड कर ही नहीं रहा ना। आपकी जीडीपी जो पूरी थी उसमें आपने उस जीडीपी को बनाने में जो है इतना खर्चा कर दिया। अब आपकी फैक्ट्री थी बड़ी सी, इतनी सारी मशीनें लगी थी आपके यहाँ पे देश में, अलग अलग जगह पे जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इन सब से आपने प्रोडक्ट बनाया, ढेर सारे प्रोडक्ट बनाए गए, ढेर सारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाई गई। अब ये जो ढेर सारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थी, इनको बनाने में इनका भी तो वियर एंड टियर हुआ होगा, इन पे भी तो खर्चा आया होगा, इनको भी तो कहा जाए तो तेल पानी की ज़रूरत हुई होगी, कि ग्रीसिंग की ज़रूरत हुई होगी, मशीनें ख़राब हुई होंगी, कोई टूट गया होगा मशीन, कोई पार्ट टूट गया होगा, पूरी मशीन ही बदली गई होगी। तो वो आपका आ जाएगा डिप्रिसिएशन में, कि जीडीपी को बनाने में ही कितना खर्चा लग गया, निकल गया, वो हो जाएगा आपका डिप्रिसिएशन, ठीक है। अब जब आप डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो आपको बचेगा कितना नेट। जब आपने सारा खर्चा माइनस कर दिया, आप 100 रुपये की जीडीपी आपकी थी, आपने उसमें 10 रुपये लगा करके तब जा करके 100 रुपये जीडीपी बनी, 10 रुपये खर्चा हो गया आपका मेंटेनेंस पे, तो 100 रुपये आपके पास जो नेट बचा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो बचा, वो 90 रुपये का बचा। अब आप 90 के हिसाब से काम करेंगे। अब जैसे कि मैंने बताया डिप्रिसिएशन दो तरीके का होता है। एक मैंने बता दिया कि आपको जो फिजिकल वियर एंड टियर हो गया, वियर एंड टियर, ठीक है। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल डिप्रिसिएशन। साइकोलॉजिकल डिप्रिसिएशन क्या होता है? अब यहाँ पे सबसे इजी एग्जांपल जो आप सब जानते हैं, आपने कार खरीदी, ठीक है, कार आपने 1 लाख रुपए की खरीदी, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 लाख कर देते हैं, 10 लाख की आपने कार खरीदी। अब जस्ट नेक्स्ट डे उसी दिन खरीदते मान आपने कहा चलो हम इसको बेच देते हैं, तो वो नहीं बिकेगी ना, उसका तो वियर एंड टियर हुआ नहीं। बट जैसे ही थी वो एक हाथ से दूसरे हाथ में गई, आपने उसको सेकंड हैंड बेचा, आपने यूज़ तक नहीं किया था, मान लेते हैं शोरूम से निकली भी नहीं थी, आप वहीं पे खड़े खड़े आपने ख़रीदा, दोबारा किसी को बेच दिया, एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग मानते हैं। दूसरा इंसान जो है वो क्या कहेगा, उसके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही तो रहेगा। वो कहेगा, वो 1 लाख में कभी खरीदेगा ही नहीं, वो कहेगा कि भाई अगर आपको देना है 10 लाख में खरीदेगा ही नहीं, वो बोलेगा आप 9 लाख की हमें दे दीजिए। यहाँ पर तो वीर एंड टीयर नहीं हुआ, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ही तो था, क्योंकि वो ऐसा फील कर रहा है कि भाई अगर मुझे 10 लाख का खरीदना ही है तो फिर मैं नई नई कार ले लूँ। तो इसी वजह से जो है वो आपका साइकोलॉजिकल डिप्रिसिएशन जो है वो भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। मशीन फिजिकल वियर एंड टीयर के साथ साइकोलॉजिकल भी है, तो ये आपका एनडीपी निकल गया। अब जीएनपी आप जानते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो आपके नेशनल्स बना रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसको आप निकालते हैं जीडीपी से, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप ऐड कर देते हैं। हमारे देश में इस वक्त नेगेटिव चल रहा है, इसलिए जीएनपी हमारी जीडीपी से कम है। अब जीएनपी में भी अगर आप डिप्रिसिएशन, बार बार डिप्रेशन बोल रहा हूँ, अगर आप जीएनपी में से डिप्रिसिएशन अगर आप हटा देंगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर आपको यहाँ तक आना है तो आप अगर यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर ऐड कर देंगे तो भी आपको वही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे हमें क्या मिलता है, अगर हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं, और ग्रॉस से अगर हमें नेट में जाना है तो हम डिप्रिसिएशन जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि इतना खर्चा लग गया इस ग्रॉस को बनाने में, ठीक है। ओके, समझ में आया होगा आपको ग्रॉस एंड वर्सेस नेट। अब हम एक काम करते हैं कि अब हम आगे चलते हैं।
फैक्टर वर्सेस मार्केट प्राइस। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों से हम एक फाइनल काम करेंगे जिसमें वो समरी रहेगा जो कि काम का और रहेगा, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट वही सारी चीज़ें जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। फैक्टर कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आपको फैक्टर इनकम देने पे खर्च करना पड़ रहा है। इसका मतलब 4 लोगों ने मिल करके फैक्टर सर्विस दी, 4 मतलब किसी ने लैंड दिया, किसी ने लेबर दिया, किसी ने लैंड का मतलब नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लैंड दिया, लेबर दिया, कैपिटल दिया और एंटरप्रेन्योरशिप दी। ये 4 तरह के जो लोग हैं इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी। अब इन्होंने जो फैक्टर सर्विसेज दी इनके रिटर्न में, इनके एवज में इनको क्या मिला? फैक्टर इनकम मिला। अब जहाँ से इनको फैक्टर इनकम आया होगा उसके लिए तो ये फैक्टर कॉस्ट होगा, उसका तो ये खर्चा था कि भाई आपने हमारी फैक्ट्री में इतना सारा काम किया, ये सारी चीज़ें की, अब ये सारा खर्चा हुआ है, वो खर्चा जो है वो किसी का इनकम रहेगा, किसी की कॉस्ट है, किसी की इनकम है, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं। अब वही होता है फैक्टर कॉस्ट की फैक्टर ऑफ जो फैक्टर सर्विसेज से आपको फैक्टर इनकम होती है, ठीक है, कॉस्ट इनकर्ड ऑन फैक्टर इनकम, वही हो गया फैक्टर कॉस्ट आपका। अब मार्केट प्राइस क्या होता है? अब ये तो बात हो गई कि आपकी ये फैक्ट्री थी, इसमें लोगों ने काम किया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो निकला, उस प्रोडक्ट तक जो फैक्ट्री प्राइस, इसी एक तरीका इसको भी कहा जाता है कि फैक्ट्री प्राइस जो होती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहा जाता है, कि यहाँ पे अभी आपके यहाँ कुछ चीज़ें ऐड नहीं हुई। अब वो प्रोडक्ट जो है जो आपके फैक्ट्री से बन करके निकल के तैयार था, रेडी था, अब वो जा रहा है मार्केट में। अब वो जब मार्केट में जा रहा है तो मार्केट में उसकी एक प्राइस लग रही है। अब वो मार्केट में जो प्राइस है वहाँ पे क्या क्या ऐड हो जा रहा है? इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज़, ठीक है, उस पर टैक्स लग जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी, आपका उस पर जीएसटी लग जा रहा है। सब्सिडीज़ अगर कोई है तो सब्सिडीज़ माइनस कर दी जाएंगी उसमें से, ठीक है, तो फाइनल प्राइस थोड़ी सी कम हो जाएगी अगर सब्सिडी दी जा रही होगी तो। जैसे फॉर एग्जांपल फर्टिलाइज़र पर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जा रही है। तो मार्केट प्राइस क्या चीज़ है? वो यही है कि फैक्टर कॉस्ट में आप जो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ माइनस कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर नेट लगाया गया, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ माइनस कर दीजिए तो नेट बचेगा, तो वो आपका मार्केट प्राइस दे देगा अगर फैक्टर कॉस्ट के साथ उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। फैक्टर कॉस्ट क्या रहता है? जो फाइनली फैक्टर से आपका फैक्ट्री से आपका एक प्रोडक्ट निकला, उसकी जो प्राइस है जिसमें आपने फैक्टर इनकम दे दिया, ठीक है। अब मार्केट में जो प्राइस है उसकी, क्यों? क्योंकि उस पर कुछ टैक्सेस लग गए, इसकी वजह से उसकी प्राइस बढ़ गई होगी या घट गई होगी, सब्सिडीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स अगर ये रहेगा तो नेट जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, नहीं नेगेटिव आएगी। नेट वैल्यू नेगेटिव जब आएगी तो फैक्टर कॉस्ट जितना हुआ है आपका, इसमें से कुछ चीज़ें माइनस हो जाएंगी, कुछ पैसे और माइनस हो जाएंगे, तो मार्केट प्राइस आपकी कम हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट से। अब वहीं अगर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा मार्केट प्राइस आएगी आपकी, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब एक करंट प्राइसेस और कॉन्स्टेंट प्राइसेस का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। करंट प्राइसेस का मतलब जो अभी आपके मार्केट में जो प्राइस चल रही है इस साल, जो प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसमें जो प्राइसेस चल रही हैं उनको कंसीडर किया जाएगा करंट प्राइसेस। कॉन्स्टेंट प्राइसेस का मतलब है किसी बेस ईयर के साथ उसको कंपेयर किया जाता है। अब ये आखिर हम लोग ऐसे करते क्यों हैं कि कॉन्स्टेंट प्राइस भी रखे हैं हमने, करंट प्राइसेस भी रखे हैं? अब क्या होता है कि पहली चीज़ कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है? जितने भी प्रोडक्ट एंड क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, वो आपको दे देगी जीडीपी। बट ये जो प्राइस आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आप प्राइस प्रेजेंट ईयर की मल्टीप्लाई करेंगे या फिर किसी बेस ईयर की मल्टीप्लाई करेंगे? जब आप प्रेजेंट ईयर की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉमिनल जीडीपी कहलाएगा आपका, ठीक है। यहाँ ये गलत लिखा है, इसको मैं सही करता हूँ, ये करंट होना चाहिए, राइट। तो जीडीपी एट करंट प्राइसेस ये हो जाएगा आपका नॉमिनल जीडीपी, और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस इसको रियल जीडीपी कहेंगे। हमारे लिए रियल जीडीपी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये नॉमिनल जीडीपी आपकी साइज़ बताता है, रियल जीडीपी आपकी ग्रोथ बताता है। अब कैसे ग्रोथ बताता है, ये क्यों ग्रोथ नहीं बताता, इसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। रीज़न ये है इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है, मतलब कि इस ये जो जीडीपी आप कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें प्राइसेस बढ़ी हैं, इस वजह से आपकी जीडीपी बढ़ रही है। रियल जीडीपी क्या बताती है? अगर आपकी वाकई में ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब जो आप प्रोडक्ट पहले 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया करते थे आज से 5 साल पहले, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2017-18 में, 2017-18 में आप 100 क्वांटिटी किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे थे, आज आप 120 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपका जो ग्रोथ हुआ है वो कितना हुआ है? 20% का ग्रोथ हुआ है।
ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप 100 क्वांटिटी किसी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे थे पिछले साल, इस साल आप भी फिर भी 100 क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट में ग्रोथ नहीं दिखेगी। आपको जो ग्रोथ दिखेगा वो प्राइस की वजह से आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे हम नॉमिनल जीडीपी का एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे एक ईयर है 2023-24 फाइनेंशियल ईयर 23, यहाँ पे 2024-25 है फाइनेंशियल ईयर 24। यहाँ प्रोडक्ट ये है, ये भी प्रोडक्ट ये है, ये साल का अंदर है। फाइनेंशियल ईयर 24 में हम यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ फाइनेंशियल ईयर 23 में हम लोग काम कर रहे हैं। अब इस साल क्वांटिटी जो है प्रोड्यूस हुई थी वो 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई थी, और उस वक्त जो प्राइस थी प्रोडक्ट ए की वो थी ₹10। ठीक है। अब जीडीपी जो उस वक्त निकल के आई थी वो ₹1000 निकल के आई थी। और 2024 में अगर हम बात करें तो क्वांटिटी 100 फिर से प्रोड्यूस हो रही है, बट यहाँ पे प्राइस बढ़ गई है। अब प्राइस बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे ₹1200 जीडीपी आपकी निकल के आ रही है। क्वांटिटी आप उतनी ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ में आपकी जो है जो प्रोडक्ट जो बन रहा है आपके यहाँ, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, उनका जो नंबर है या उनकी क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। पैसे इंक्रीज़ होने की वजह से अगर आपका जीडीपी बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो है कि वैल्यूज़ प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, वो केवल प्राइस है। तो ये जो इंक्रीज़ या ग्रोथ मिलता है वो हमें मिलता है, वो इन्फ्लेशन की वजह से मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ₹10 था, यहाँ पे ₹12 हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 से 1200 हो गया है। यहाँ पे आपको 20% का जो है इंक्रीज़ दिख रहा है, बट 20% का इंक्रीज़ जो आ रहा है वो प्राइस की वजह से आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते। इसीलिए हम जो कांस्टेंट प्राइसेस हैं, यानी किसी एक बेस ईयर को हम लोग कंसीडर करते हैं। अभी हमारे कंट्री में 2011-12 चल रहा है बेस ईयर, जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की अगर कोई प्राइस रही होगी तो उसको हम उस प्राइस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2024 में अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उसकी जो क्वांटिटी रहेगी उसके साथ। इसका एग्जांपल अभी हम देखेंगे, तो उसको हम लोग रियल जीडीपी इसीलिए कहते हैं, इसको हम नॉमिनल जीडीपी करते हैं। इसका हमें बेनिफिट मिलता है किस चीज़ में, हम इससे साइज़ कैलकुलेट करते हैं जीडीपी का, कि साइज़ जीडीपी की कितनी है। ठीक है। अब यहीं पे रियल जीडीपी एग्जांपल लेते हैं कि कैसे रियल जीडीपी डिफरेंट है नॉमिनल जीडीपी से। यहाँ पे हमने एक बेस ईयर ले लिया है जो कि 2011-12 है इंडिया में। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 11 है, ये फाइनेंशियल ईयर 24 यानी प्रेजेंट जो भी चल रहा है 2024-25 उसकी बात है। प्रोडक्ट ए यहाँ पे भी, प्रोडक्ट ए यहाँ पे भी क्वांटिटी 100 प्रोड्यूस की थी हमने सन 2011-12 में, अभी हम लोग 110 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। उस वक्त प्राइस ₹5 थी। अब भी जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस प्राइस को कांस्टेंट प्राइस, वहाँ वाली उस समय जो प्राइस थी उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें जो जीडीपी मिल रही है, यहाँ पे पहले ₹500 मिली, यहाँ पे ₹550 मिली। अब मान ये लेते हैं कि यहाँ पे ₹100 ही क्वांटिटी रहती, तो यहाँ पे फिर से जो है आपको ₹500 मिल जाता। जब यहाँ पे 500 वापस जीडीपी आपको मिलता, तो आप क्या समझते हैं कि जीडीपी में आपकी ग्रोथ हुई नहीं है। जीडीपी में ग्रोथ नहीं हुई है, क्यों? क्योंकि जीडीपी क्या था आपका, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ ईयर। ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हुई, बट यहीं आपको नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ दिखा देता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पे प्राइस बढ़ चुकी रहती, बट वो हमें सही इंडिकेशन नहीं देता। सही इंडिकेशन हमें ग्रोथ का तब मिलेगा जब हम सर्विसेज एंड गुड्स को समय के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट प्राइसेस में हम यही करते हैं कि पुरानी प्राइस हम लेते हैं, बट क्वांटिटी हम इस साल की लेते हैं। तो इससे हमें ये पता चला कि इस बार हमने जो है 10 क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट एक ही मैन्युफैक्चर की है। बट जब हम जीडीपी के टर्म में हम बात करेंगे, हम बोलेंगे हमारी जीडीपी जो है 2011 में 500 हुआ करती थी, आज हमारी जीडीपी 550 है। यही अंतर है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में। ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर को देखते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर को आप समझने के लिए कुछ इस हिसाब से समझ सकते हैं। एक तो ये मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है, वो किस तरीके से डिफ्लेट करने का मतलब होता है कि रिड्यूस करना। ठीक है। अगर हम इसको हम टर्म यूज़ करते हैं, जैसे अगर हम लोग टायर की बात करें, टायर में अगर आप उसकी जो एयर है उसको अगर आप रिलीज़ कर देते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, आप डिफ्लेट कर रहे हैं। ठीक है। आप बलून डिफ्लेट करते हैं। बलून अगर है आपका, तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसे पिंच करते हैं। ठीक है। पिंच करने की वजह से आप उसे फोड़ देते हैं, उसकी वजह से वो डिफ्लेट हो जाता है। हालांकि वो तो उसे फटना कहेंगे। डिफ्लेट ये होगा अगर धीरे धीरे आप जो बलून का जो माउथ है, अगर आप उसे धीरे धीरे एयर रिलीज़ कर रहे हैं तो वो कहा जाएगा कि इसकी साइज़ छोटी हो जाएगी, जो डिफ्लेट हो रहा है। ठीक है। अब ये साइज़ बढ़ी किस वजह से थी? अगर हम इकोनॉमी में देखें, ये साइज़ बढ़ती है इन्फ्लेशन की वजह से, जो प्राइस रहती है। अब उसी प्राइस को अगर हम डिफ्लेट कर दें, उसको अगर हम कम कर दें, तो हमें रियल जीडीपी मिल जाएगी। हम डिफ्लेट किसे करते हैं, हम नॉमिनल जीडीपी को डिफ्लेट करते हैं। किससे डिफ्लेट करते हैं हम लोग, जीडीपी डिफ्लेटर से डिफ्लेट करते हैं। ठीक है। और वो हमें दे देता है रियल जीडीपी। अब अगर हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू नहीं है, तो वो हम मैथमेटिकल ट्रांसफ़र से हम ये निकालते हैं कि नॉमिनल अपॉन, अगर हमारे पास नॉमिनल जीडीपी पता है और हमें रियल जीडीपी पता है,
तो हमें ये पता चल जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी है। जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू अगर हमें पता चल जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि मेजर ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, कितना प्राइसेस जो है इंक्रीज़ कर गई हैं किसी एक पर्टिकुलर बेस ईयर से। ठीक है, रियल जो जीडीपी निकलती है वो किसी कांस्टेंट प्राइस से निकलती है। कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या हुआ, कोई बेस ईयर, अगर कोई बेस ईयर है तो वहाँ से लेकर के जो नॉमिनल है यानी जो इस साल तक का जो प्राइस चेंज है वो आपको बता देगा जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर का काम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, अब बेस ईयर सिलेक्शन की हम लोग बात कर रहे थे कि बेस ईयर सिलेक्शन किस तरीके से किया जाता है कि वो स्टेबल ईयर होना चाहिए प्राइसेस के लिए, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना रही हो प्राइसेस की। फॉर एग्जांपल सन 2008 की अगर हम बात करें, 2008 की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसकी वजह से जो है कि बहुत सारा इशू हो गया था प्राइसेस में अप एंड डाउन। या फिर मानसून फेलियर की अगर हम बात करें तो किसी साल अगर आपका एल नीनो ईयर चल रहा है, ठीक है, एल नीनो ईयर चल रहा है जिसकी वजह से आपकी मानसून की रेनफॉल जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगी, आपके जो प्रोड्यूस है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वो डिक्रीज़ कर जाएगा। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जब डिक्रीज़ कर जाएगा तो डिमांड तो हाई है ही है, सप्लाई कम हो जाएगी प्रोड्यूस डिक्रीज़ करने की वजह से, इसलिए प्राइसेस जो हैं शूट कर जाएंगी। जब प्राइसेस शूट कर जाएंगी तो वो एक स्टेबल ईयर नहीं रहेगा। जब वो स्टेबल ईयर नहीं रहेगा तो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक एक्सेप्शनल कंडीशन है। मानसून हर साल जो है कि इस तरह नहीं होता कि मानसून ख़राब हो रहा है, बीच बीच में ख़राब होता है 2-3 साल के गैप पे, 4 साल के पे, तो हम वो कंसिडर करेंगे जो नॉर्मल सिचुएशन है। तो हमें स्टेबल ईयर लेना है क्योंकि वो सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन है, एक्सेप्शनल नहीं है। रीसेंट ईयर जितना हाल फिलहाल का हम लोग ले सकेंगे वो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो हमने अभी 2011-12 ले रखा है। सारे सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करते हुए हमें 2011-12 का जो प्रोडक्ट की प्राइसेस थी वो हमें स्टेबल मिली, रिसेंट ईयर की मिली, और उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल था। अब आप कोई स्टेबल ईयर आपको बहुत पुराना मिल गया, मान लीजिए 10-15 साल 20 साल पुराना मिल गया, 2001 या 2 के आसपास मिल गया, तो उसके लिए आपकी कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वहाँ से लेकर के आज 24 साल में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं रह जाएगा वो डेटा। ठीक है, ये तो हो गई बेस ईयर सिलेक्शन की बात। अब हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमारे काम की चीज़ है। ठीक है, हमने थोड़ा सा जीडीपी के 3-4 वेरिएंट्स हैं, इन चारों के 4-4 वेरिएंट हैं। ठीक है, तो टोटल 16 वेरिएंट निकल के आते हैं। ठीक है, 16 वेरिएंट्स निकलेंगे। किस तरीके से हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। जीडीपी से एनडीपी अगर हमें बनाना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर हमें बताना है, अगर हम 100 सेब हमारे पास थे, हमें कितने ख़राब हो गए, अगर हम उसमें से हटा दें 10 सेब अगर हटा दें, हमारे पास 90 सेब बचेंगे, वो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। और हम अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जब हम निकाल रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि हमारे जो लोग हैं वो फॉरेन में ही हैं, इसलिए जो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड है उसको हम ऐड कर देते हैं। अब वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उसके हिसाब से रहेगा, बट इस वक्त जो है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड नेगेटिव है, इसलिए जीएनपी कम है। तो जीडीपी से हम जीएनपी कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम नेट फैक्टर अब्रॉड इसमें से ऐड कर दें, जो कि रिजल्टेड सब्ट्रैक्ट ही होगा क्योंकि वहाँ से पैसा कमा रहा। और जीएनपी से हमें एनएनपी में कन्वर्ट करना है, तो वही चीज़ करना है कि अगर आप ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं तो आप डिप्रिसिएशन माइनस करना है। ठीक है, जो नेशनल्स आपके पूरा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें उन जो जिन जिन मेथड्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है, अगर डिप्रिशिएट कर गई है उसकी वैल्यू, तो वो अगर आप डिप्रिसिएशन हटा देंगे तो आपको नेट नेशनल वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है तो आप NFIA नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड का यूज़ करेंगे। अगर आपको ग्रॉस से आपको नेट पे जाना है तो डिप्रिसिएशन आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, फैक्टर कॉस्ट बढ़ा था, मार्केट प्राइस बढ़ा था। आपको याद होगा मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं प्लस होते हैं, माइनस होती हैं सब्सिडीज़। ठीक है, क्योंकि मार्केट में फैक्ट्री से निकल करके सामान मार्केट में पहुंचा, इसलिए मार्केट प्राइस एक टर्म था, एक फैक्टर कॉस्ट था। तो ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पढ़ा था, फिर साथ में अभी जस्ट हमने पढ़ा कांस्टेंट और करंट प्राइसेस। ठीक है, कांस्टेंट को हम रियल बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमारा रियल जीडीपी निकल के आता है, रियल नेशनल इनकम निकल के आता है। करंट को हम नॉमिनल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना के रखा है, ये पहली चीज़ हम लोग फैक्टर कॉस्ट के ऊपर देखेंगे, फिर नेक्स्ट डायग्राम यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस पे भी देखेंगे चीज़ों को। अब यहाँ पे जीडीपी है, जीडीपी आप इसका एक वेरिएंट जो निकलेगा वो निकलेगा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस। ये पहली लाइन आपकी। ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस, एक वेरिएंट ये है। फिर आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एट कांस्टेंट प्राइसेस, जो कि आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। फैक्टर कॉस्ट का क्या मतलब हुआ, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपकी जो फैक्टर इनकम हो रही है
उनको उनके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, यानी रेंट देने में, इंटरेस्ट देने में, प्रॉफिट देने में और आपका वेजेस देने में जो खर्चे हो रहे हैं वही आपका फैक्टर कॉस्ट है। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड जो कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, अब उसी उसी से ये सारे आपके चार वेरिएंट यहाँ पे निकलते हैं। वो होते हैं आपके कांस्टेंट प्राइस पे आप निकाल सकते हैं, एक तो उस प्राइस पे निकाल सकते हैं जो आपने बेस ईयर के सिलेक्ट किया है, ठीक उसी तरीके से आप करंट प्राइसेस पे निकाल सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे जो आप नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, एट फैक्टर कॉस्ट एंड एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये आपका कहलाता है नेट नेशनल इनकम। ठीक है, ये आपका रियल नेशनल इनकम यही है और ये जो है ये आपका नेशनल इनकम डिनोट करता है। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से यहाँ पे नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है एट फैक्टर कॉस्ट एट करंट प्राइसेस है, उसे नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं। बट आपसे जब भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप ध्यान केवल ये रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यही पूछेगा अगर ये मेंशन नहीं है तो। अगर मेंशन दोनों चीज़ है तो रियल जो है ये आंसर रहेगा आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। ये पूछा जाएगा नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती, तो ये आपको याद रखना फॉर्मूला, सिर्फ एक चीज़ ये। ठीक है, अब ठीक उसी तरीके से हम लोग मार्केट प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट प्राइस का क्या मतलब हुआ, जहाँ पे मार्केट में प्रोडक्ट पहुँच गया वहाँ पे उसके ऊपर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, जैसे जीएसटी लग गया और उसमें से सब्सिडीज़ माइनस कर दिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद इन चारों से वेरिएंट बनेंगे ठीक उसी तरीके से जैसे वहाँ पे हैं। वो चारों वेरिएंट जो हैं, एक तो मार्केट प्राइस पे रहते हैं, ऊपर से कांस्टेंट और करंट के उससे निकलते हैं। जो कांस्टेंट पे यानी जीडीपी जो मार्केट प्राइस पे रहेगा, यहाँ पे चार अलग अलग हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीडीपी है, एनडीपी है, जीएनपी है, एनएनपी है। जीडीपी आपका एट मार्केट प्राइस एट कांस्टेंट प्राइस आपका रियल जीडीपी देगा। अभी हमने क्या पढ़ा था, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है यहाँ पे वो आपको रियल नेशनल इनकम दे रहा था, बट यहाँ पे जीडीपी जो है मार्केट प्राइस पे ये आपको रियल जीडीपी दे रहा है। ठीक है, हमको ये ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम हम लोग फैक्टर कॉस्ट पे भी बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग मार्केट प्राइस पे जो टैक्सेस लग गए हैं, जो सब्सिडीज़ हटा दी गई हैं, उसके हिसाब से ये रियल जीडीपी होता है। नॉमिनल जीडीपी अभी हम लोग बात कर रहे थे, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफरेंस क्या रहता है। यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट प्राइसेस से मल्टीप्लाई करते हैं जो प्रोडक्ट हमने इस साल प्रोड्यूस किया है किसी बेस ईयर के प्राइस के साथ। यहाँ पे करंट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय करंट नंबर ऑफ जो क्वांटिटी हमारी प्रोडक्ट की है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से जो आपका निकल रहा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एट करंट प्राइसेस जो हैं, ये आपका नॉमिनल जीडीपी देता है। एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है और आपको यहाँ पे ये याद, तीन चीज़ें बस याद रखनी इन 16 चीज़ों में से। 16 वेरिएंट है यहाँ पे टोटल, इन 16 वेरिएंट में से केवल तीन चीज़ याद रख लीजिएगा। ठीक है, काम हो जाएगा आराम से। अब नेशनल इनकम फाइनली है क्या। नेशनल इनकम जैसे कि अभी मैंने बताया नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे किस तरीके से थे, ये आपको याद रखना चाहिए। ये चीज़ हम कांस्टेंट प्राइस पे निकाल रहे हैं, रियल नेशनल इनकम भी इसे कहा जाएगा। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट था, उसमें हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया, हमें मिल गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से हमने डिप्रिसिएशन माइनस कर दिया, जिसकी वजह से हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल गया। अब ये सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं एक कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जो है फॉर्मूला मुझे लग रहा है कि चेंज होगा, मतलब चीज़ें सही हैं, बस एक चीज़ और ऐड करनी है इसमें, मैं वो कर देता हूँ यहीं पे ताकि पता चले। यहाँ से कुछ ये ऐसे शिफ्ट होगा, यहाँ पे जाएंगे हम। ठीक है, ये होगा सही चीज़। ठीक है, तो ये है हमारा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमने पहले निकाल लिया। हमने केवल फैक्टर इनकम जो होती है, जो फैक्टर पे खर्चे आते हैं इनपुट में, फिर उसमें हमने नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दिया। नेट फैक्टर इनकम, फिर से वही फैक्टर इनकम की बात हो रही है, उससे हमें मिल गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कि हमारे नेशनल जो है कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं एट फैक्टर कॉस्ट, वो हमें मिल गया। अब क्योंकि नेशनल इनकम नेशनल्स की बात कर रहा है, इसीलिए जीएनपी से ही निकलता है आपका नेशनल इनकम, और जीएनपी क्योंकि आपका जीडीपी से निकलता है, इनडायरेक्टली ये भी यहीं से निकल रहा है। फिर आप इसमें से डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से। ठीक है, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाता है। और ये सारी कैलकुलेशन जो आप कर रहे हैं एक बेस ईयर पे करते हैं, तो ये कांस्टेंट प्राइस पे निकल करके आता है। यही आपका नेशनल इनकम का फॉर्मूला है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें कि एग्जांपल की, जहाँ पे नॉन फैक्टर इनपुट जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, ये 5 रुपये का आपने इनपुट लिया, आपने फैक्टर इनपुट यानी लैंड लेबर कैपिटल एक्सपेंडिचर 20 रुपये का इनपुट लिया और डिप्रिसिएशन आपका 1 रुपये का है। तो यहाँ पे ये जो 20 रुपये का इनपुट लिया है ना, यही आपका नेशनल इनकम है, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ों को जब आप ऐड करके निकालेंगे तो वो आपका जीडीपी आ सकता है या जीएनपी आ सकता है, डिपेंड करेगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आई होप कि यहाँ तक आपने चीज़ों को समझ लिया है। तो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली हैं, एक बार हम यहाँ पे अपने इंडेक्स को देखते हैं। तो हमने कर लिया है जीडीपी जीएनपी हमने किया, हमने नेशनल इनकम किया, हमने ये सारी चीज़ें की। अब हमें जो है कैलकुलेशन वाला सेक्शन देखना है, ठीक है। तो उसको देखते हैं। तो अगर अब हम बात करें नेशनल इनकम कैलकुलेशन की, तो नेशनल इनकम जो है 3 तरीके से कैलकुलेट की जा सकती है। एक होता है वैल्यू एडेड मेथड, एक होता है इनकम मेथड, एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक एक करके तीनों को देखते हैं, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हर एक सेक्टर को, ठीक है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर है, इन सब का जो है हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं, कितना इन्होंने वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। अब वो जो कैलकुलेट होता है वो मार्केट प्राइस पे होता है। अब ये जीवीए क्या चीज़ है वो मैं बताता हूँ। जीवीए एट मार्केट प्राइस का मतलब हुआ, जीवीए को आप बस ये समझिए कि जीडीपी अगर आप किसी यूनिट के लिए निकालते हैं, वो यूनिट कोई सेक्टर हो सकता है या मान लीजिए किसी इंडिविजुअल फर्म के लिए निकाल रहे हैं आप, तो उसे आप जीवीए कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का जीवीए निकाला जा रहा है यानी जीडीपी निकाली जा रही है, फिर सेकेंडरी सेक्टर का निकाला जा रहा है, फिर टर्शरी सेक्टर का निकाला जा रहा है। उन सबको फिर ऐड कर दिया जाता है। ये आपको एक जीडीपी एट एमपी दे देता है, ठीक है। अब क्योंकि आपको नेशनल इनकम निकालना है, अब नेशनल इनकम के लिए जो भी मैंने अभी आपको फॉर्मूला या कैलकुलेशन बताई थी वो सारी चीज़ें अब यहाँ अप्लाई होंगी। अब ये फाइनली मिल करके बनता है जीडीपी एमपी। अब जीडीपी एमपी से अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट बनाना है जो कि आपका नेशनल इनकम रहेगा, उसके लिए आप पहले डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों ऐड कर रहे हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए ऐड कर रहे हैं, जब हम मार्केट प्राइस की बात कर रहे थे तो हमने बात किया तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है मार्केट प्राइसेस बनाते हैं। अब हमें फाइनली एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए, यही हमारा नेशनल इनकम है। अब हम उसके लिए जो है, जब हमारा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो अब ये सिंपल मैथ्स है, आप मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर माइनस करेंगे तो आप फैक्टर कॉस्ट आ जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे हमने ये माइनस किया। डिप्रिसिएशन क्योंकि हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना है, इसलिए डिप्रिसिएशन करेंगे। जब आप ग्रॉस से नेट की तरफ जा रहे हैं आप डिप्रिसिएशन हटा देंगे। और क्योंकि आप मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जा रहे हैं तो आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, क्योंकि आपने ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट कर दिया है तो आपको नेट मिल गया, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल गया, और मार्केट प्राइस को आपने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको आपको नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, कि आपके नेशनल से। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बात की कि जो नेट फैक्टर इनकम है उसे हम ऐड कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे अगर हम ऐड कर देंगे तो वो हमारी नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। यही सारी चीज़ें जो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे वो वैल्यू एडेड मेथड से सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इनकम मेथड से किस तरीके से कैलकुलेट होगा, अब इनकम मेथड में जैसा कि मैंने बताया कि फैक्टर सर्विसेज हैं, 4 फैक्टर सर्विसेज हैं, ठीक है, 4 फैक्टर सर्विसेज, जिनके रिटर्न में उन्हें फैक्टर इनकम मिलता है, ठीक है। यही फैक्टर इनकम अगर हम कैलकुलेट कर लें कि कितना मिला है, तो वो हमारे लिए जो है वो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा। अब क्योंकि नेशनल इनकम हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो वो सारी जगह पे सेम आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे एट द एंड ऑफ एवरी मेथड जो है आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल रहा है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। यहाँ पे हमने हर सेक्टर का जीवीए निकाला, उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसमें से डिप्रिसिएशन नेट इनडायरेक्ट टैक्स हटा करके फिर तब यहाँ तक हम पहुँचे। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर रहे हैं तो ये हमें डायरेक्टली जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्टर इनकम ही तो हैं, फैक्टर कॉस्ट हैं। फैक्टर कॉस्ट किस लिए है, क्योंकि इन्होंने फैक्टर इनकम पे किया है, ठीक है। अब ये चीज़ जब आपकी ऑलरेडी फैक्टर कॉस्ट है तो ये आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हुआ, क्योंकि ये आपके विद इन द डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ, टेरिटरी पे ही है। अब टेरिटरी से आपको नेशनल्स में कन्वर्ट करना है कि हमारे नेशनल्स कितना बना रहे हैं, तो हमारी टेरिटरी पे जो फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी इनकम हम हटा देंगे
और जो हमारे नेशनल जो फॉरेन में है उनकी हम इनकम जोड़ देंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, उस टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। हमारे टेरिटरी पे जो लोग हैं उनकी जो हम माइनस कर देंगे, फॉरेन जो फॉरेन नेशनल्स हैं, और जो हमारे नेशनल फॉरेन में हैं उनकी हम इनकम जो है नेट फैक्टर इनकम वो ऐड कर देंगे, तो हमें नेशनल इनकम फिर से मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जैसे मैंने बताया फैक्टर कॉस्ट तो ये ऑलरेडी था, ठीक है। इनको हम ऐड करते हैं कि जिनको जिनको जो जो पेमेंट की गई है, रेंट दिया गया है, इंटरेस्ट दिया गया है, प्रॉफिट दिया गया है, और मिक्स्ड इनकम दी गई, जो भी चीज़ें हैं वो उनको वो ऐड कर लिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड पे तो इसमें क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसमें 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। अब एक्सपेंडिचर कैसा, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट इसलिए लिखा गया क्योंकि गवर्नमेंट की भी बात है, ठीक है। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन क्या हुआ है कि जो प्राइवेट फर्म्स हैं उन्होंने जो भी बनाया है, जो भी प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की, उनका जो कंजम्पशन हुआ है, मतलब उनके द्वारा बनाया गया हुआ जो गुड्स एंड सर्विसेज था वो जो कंज्यूम हुआ है, और जिन्होंने कंज्यूम किया उन्होंने एक्सपेंडिचर किया होगा, तो उनका हम एक्सपेंडिचर जो है कैलकुलेट कर लेंगे, जितना उन्होंने खर्च किया है। ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ प्राइवेट में जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ, यहाँ पे हाउस होल्ड की बात चल रही है, या फिर अदर देन गवर्नमेंट की बात चल रही है कि अदर देन गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो लोगों ने ख़रीदा है, जो गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ की हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ गवर्नमेंट ने कितना जो कंज्यूम किया है उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया है वो यहाँ पे ऐड होगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, मशीनरी कितनी बनी है वो ऐड होगा। नेट एक्सपोर्ट्स यानी ये हो गया आपका एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट, ठीक है, कि तो नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ यहाँ पे वो आपका ऐड होगा एक्सपेंडिचर मेथड में, कितना खर्चा हुआ है, ठीक है। जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करेंगे तो आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, और फिर सारा प्रोसेस आप ये वाला फॉलो करेंगे। जब आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा, तो फिर आप उस पर नेट नेशनल प्रोडक्ट तक, फैक्टर कॉस्ट तक इस तरीके से पहुंच सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे थे। माइनस डिप्रिशिएशन करेंगे आप, क्यों, क्योंकि आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर प्राइस की तरफ जाना है, ठीक है। ये जो कंजम्पशन हुआ है, फाइनल जो कंजम्पशन हुआ होगा वो मार्केट प्राइस पे हुआ होगा, वो जो एक्सपेंडिचर हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे आपको फाइनली मार्केट प्राइस मिल रहा है। मार्केट प्राइस पे जब आप फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे तो आपको क्या करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो हटा देना है। फिर आपको फाइनली जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा आपको। ये ध्यान रखिएगा आप कि नेट एक्सपोर्ट जो है ये एक्सपेंडिचर मेथड में पहली चीज़ तो यूज़ हो रहा है, और ये जीडीपी एमपी जो निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को वो हो सकता है कंफ्यूज कर दे आपको नेट एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे आप। अब क्या होता है कि इसका एक ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन रहता है, गवर्नमेंट कंजम्पशन को जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है वो आपका वो आई से हो रहा है, ठीक है। और नेट एक्सपोर्ट्स आपका एक्स माइनस एम से हो रहा है। अब यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि अगर ओपन इकॉनमी है तो ये फॉर्मूला रहेगा, ये वाई रिप्रेजेंट करता है नेशनल इनकम आपका ये, तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये आपका नेशनल इनकम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओपन इकॉनमी की बात चल रही है, ठीक है। ओपन इकॉनमी का मतलब क्या होता है, अगर आपकी इकॉनमी ओपन है तो आपके यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब फॉरेन ट्रेड हो रहा होगा। बट अगर क्लोज्ड इकॉनमी है तो ये जो टर्म है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप एक्सपेंडिचर मेथड से जो है फिर नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, सिंपल। इस पर डायरेक्ट यही सारी चीज़ें पूछ लेंगी, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं। अगर आप जीडीपी एमपी तक पहुंच जा रहे हैं किसी भी तरीके से ग्रॉस वैल्यू एडेड से, या फिर यहाँ पे आप पहुंच जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, फिर आपको ये सारी यहाँ पे ये दोनों जो कैलकुलेशन है ये सिमिलर है। यहाँ पे आप ऑलरेडी आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट पहुँच रहे थे, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्टर इनकम पेमेंट हो रही थी, इसलिए अब आपको यहाँ पे केवल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, तब आपका नेशनल इनकम आ जाएगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ, जो आपके नेशनल्स हैं उनकी नेट इनकम कितनी हो रही है, ठीक है। वो नेट किस लिए है, क्योंकि जो उन्होंने ग्रॉस प्रोडक्शन किया है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसमें जो आप डिप्रिसिएशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वो डिप्रिसिएशन वो कॉस्ट रहती है जो आपको वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लगी हैं, ठीक है।
अब कुछ रिवीजन हुआ था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये है आपका ओल्ड नेशनल अकाउंटिंग सिस्टम, ये है न्यू अकाउंटिंग सिस्टम। बेस ईयर पहले हुआ करता था 2004 से 5, अब हो गया बेस ईयर 2011 से 12। और पहले जीडीपी हम कैलकुलेट करते थे एट फैक्टर कॉस्ट, लेकिन अब हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं। मार्केट प्राइस का मतलब क्या हुआ, मार्केट में जो प्राइस है उसकी, मार्केट में क्या क्या ऐड हो जाता है आपका, इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी जीएसटी मान लीजिए, और सब्सिडीज़ जो है सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका जीडीपी एट एमपी अब कैलकुलेट होता है। सेक्टर वाइज एस्टिमेट जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, जीवीए की बात कर रहे थे पहले, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता था, अब जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस हो रहा है। बेसिक प्राइसेस का कॉन्सेप्ट भी हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है। डेटाबेस जो है पहले लिमिटेड हुआ करता था। लिमिटेड क्यों होता था कि 4500 कंपनीज थी, उन्हीं से केवल डेटा लिया जाता था, फिर एक एस्टिमेट लगाया जाता था। अब क्या हो रहा है कि न्यू वाले सिस्टम में 60% जो ग्रांट्स और ट्रांसफ़र जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किए जा रहे हैं, उनको जो है कंसीडर किया जा रहा है उतने जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, और उनके लिए एक डेटाबेस बना हुआ है MCA 21 डेटाबेस ऑफ 5 लाख कंपनीज, वहाँ से डेटा लिया जा रहा है। अब नेक्स्ट है कि इनकम जो है, यहाँ पे पहले लेबर इनपुट मेथड का यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पे इफेक्टिव लेबर इनपुट मेथड का यूज़ किया जा रहा है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। वैल्यू एडेड इन फार्म प्रोड्यूस, यहाँ पे फार्म प्रोड्यूस प्लस लाइफ स्टॉक को भी, यहाँ पे पहले फार्म प्रोड्यूस को ही कंसीडर किया जाता था, अब लाइफ स्टॉक को भी कंसीडर किया जाता है। जब ज़्यादा चीज़ों को आप इंक्लूड करते हैं अपने कैलकुलेशन में, तो आपका जो फाइनल जो कैलकुलेशन या इंडेक्स या जो भी फाइनल वैल्यू आ रही है वो अच्छा रिप्रेजेंट होगा, रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगी। जब रियलिटी को कोई चीज़ रिप्रेजेंट करेगी तो आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। फिर अगर हम देखें वैल्यूएबल, तो पहले एक्विजिशन बाय हाउस होल्ड नहीं इंक्लूड रहता था ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में, अब इंक्लूडेड है, ठीक है। हाउस होल्ड का जो एक्विजिशन है, पहले कौन कौन से सेक्टर से कैलकुलेशन किया जाता था, पब्लिक प्राइवेट हाउस होल्ड से, अब क्या किया जाता है, पब्लिक प्राइवेट यानी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और क्वासी कॉरपोरेशंस, उनका भी और हाउस होल्ड्स का भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो हम देख लेते हैं दो तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे तीन सेक्टर में डिवाइडेड है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक है एग्रीकल्चरल सेक्टर, एक है इंडस्ट्रियल, एक है सर्विस सेक्टर, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर में एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज आती हैं, जहाँ पे आपकी और एक्टिविटीज़ जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री हो गई, हॉर्टिकल्चर हो गया, अदर जितनी भी हैं अलाइड सर्विसेज, अलाइड एक्टिविटीज़, वो एग्रीकल्चर में आती हैं। इनका कैलकुलेशन जो होता है जीडीपी का, वो प्रोडक्शन मेथड से इसको किया जाता है इस सेक्टर का। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है, जहाँ पे आपको माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई, फिर कंस्ट्रक्शन है। इन तीनों का प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेशन होता है, फिर कंस्ट्रक्शन का एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेशन किया जाता है। जो मेथड इजी पड़ता है, जो मेथड सूटेबल है या हमारे जो पर्पस को फुलफिल कर रहा है, उसके बेसिस पे ये किया जाता है, ठीक है। फिर सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंसल्टेंसी, पब्लिक सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विसेज, ये सब आता है आपका इनकम मेथड से कैलकुलेट होता है, और ये सब आते हैं आपके सर्विस सेक्टर में। अभी क्लासिफिकेशन है, ये चार पांच क्लासिफिकेशन। एक है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है आपका, एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज़ प्लस माइनिंग। आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पे और माइनिंग आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ रहा है इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बट यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में ये दोनों साथ में है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर आपका जो है यहाँ पे, ये जो पूरा है सर्विस सेक्टर, ये आपका यहाँ पे टर्शरी सेक्टर में आ रहा है। फिर है आपका क्वार्टरनरी सेक्टर, जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी काम होते हैं उसको क्वार्टरनरी सेक्टर कहते हैं। एक है आपका क्विनरी सेक्टर, जहाँ पे जनरेशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़ होता है, या फिर हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पॉलिसी मेकिंग जो होती है हमारे IAS PCS जो ऑफिसर्स होते हैं हायर लेवल पे इन गवर्नमेंट, तो वो क्विनरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है। तो इससे हमारा ये लेक्चर 3 जो है ये फाइनल कंप्लीट होता है, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें आज पढ़ ली हैं। जीडीपी जीएनपी के बारे में हमने देखा, नेशनल इनकम देखा, इन सारी चीज़ों को जाना, फिर उसके बाद हमने नेशनल इनकम को समझा, फिर कैलकुलेशन के 3 मेथड देखे, फिर रिवीजन क्या था वो जाना हमने, फिर ये 2 तरह के क्लासिफिकेशन को हमने देखा। इससे हमारा लेक्चर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ और बैंकिंग के ऊपर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।